हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अमिता सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग 9वीं प्रैक्टिस को करेंगे। 8 प्रैक्टिस को हम लोगों ने कर लिया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से 8 प्रैक्टिस ज़रूर देख लें। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए आज का प्रैक्टिस हम लोग जो है देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बालक कार्यकारण स्थापित करने के साथ साथ वातावरण की वास्तविकताओं को समझने लगता है। यह विशेषता किस आयु के बालक की है? 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष। तो सबसे पहले आप देखेंगे 9 वर्ष। 9 वर्ष में क्या होता है? यह उत्तर बाल्यावस्था का मध्य चरण है। कौन सा? उत्तर बाल्यावस्था का मध्य चरण है। इस आयु में बालक वस्तुओं के भौतिक गुणों जैसे आकार, वजन, संख्या और लंबाई चौड़ाई में अंतर करना। क्या करना? अंतर करना अच्छी तरह जो है सीख जाता है। बच्चों में इस उम्र में टोली या समूह की भावना बहुत प्रबल होती है। अब ये टोली या समूह, इसको ध्यान देना। जैसे आपसे प्रश्न में पूछेगा जब कि मतलब किस अवस्था की है, तो आपको तो ये पता है कि बाल्यावस्था है, ठीक ना। लेकिन आपको कन्फ्यूजन कहाँ होगा? जब आपसे इसी में जो है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था करके पूछेगा। तो टोली या समूह ये जो है उत्तर बाल्यावस्था की है, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक ना। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहना अधिक पसंद करते हैं। किसके साथ? दोस्तों के साथ। कितने वर्ष का बालक? 9 वर्ष का बालक। तो ये आपका आंसर नहीं है। आगे चलेंगे 10 वर्ष का। 10 वर्ष का बालक क्या करता है कि इस आयु में बालक में तार्किक और व्यावहारिक समझ जो है और अधिक स्पष्ट होने लगती है, यानी बच्चे के अंदर दिखाई देने लगती है। बालक दिन, तारीख, समय, वर्ष, मुद्रा यानी सिक्का या रुपया, ठीक ना, के मूल्य को सही तरीके से समझने और उनका दैनिक जीवन में उपयोग करने योग्य हो जाता है। और वह सामाजिक नियमों और स्कूल के नियमों को महत्व देने लगता है। कितने वर्ष का बालक? 10 वर्ष का बालक। ये भी आपका आंसर नहीं है। अगला क्या कह रहा है? 11 वर्ष का बालक। 11 वर्ष में क्या होता है? तो यह पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का अंतिम वर्ष माना जाता है 11 वर्ष, क्योंकि 7 से 11 वर्ष मानते हैं ना, 7 से 11 वर्ष यानी अंतिम वर्ष माना जाता है। इस उम्र में बालक के सामने जो वस्तुएं यानी प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होती हैं, वह उनके बारे में पूरी तरह से व्यवस्थित और तार्किक चिंतन कर सकता है। व्यवस्थित और तार्किक चिंतन कर सकता है। कहने का मतलब है कि जो वस्तु उसके सामने रहती है उसके विषय में जो है वह समझना शुरू कर देता है, मतलब उसके विषय में अच्छी तरह वह समझता है और वह प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाली समस्याओं का वर्गीकरण और समाधान आसानी से उसका कर लेता है। 11 वर्ष का बालक, ये भी आपका आंसर नहीं है। 12 वर्ष का बालक क्या करता है? तो 12 वर्ष की आयु यानी उत्तर बाल्यावस्था की समाप्ति और किशोरावस्था की शुरुआत होती है। यहाँ से पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था
कौन सी अवस्था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था शुरू होती है। बालक अब अंधविश्वासों या सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने के बजाय यह समझने लगता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई ठोस वैज्ञानिक कारण होता है। कितने वर्ष का बालक? 12 वर्ष का बालक। बालक काल्पनिक या परियों की दुनिया से बाहर निकलकर अपने आसपास के भौतिक और सामाजिक, कौन कौन से? भौतिक और सामाजिक की वास्तविकताओं को व्यावहारिक और परिपक्व दृष्टि से समझने लगता है। 12 वर्ष का बालक। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि बालक कार्यकारण स्थापित करने के साथ साथ वातावरण की वास्तविकताओं को समझने लगता है। यह विशेषता किस आयु के बालक की है? तो यह 12 वर्ष के बालक की आयु है। आंसर आपका क्या है? 12 वर्ष। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा को प्रदर्शित करता है। संवेग के संबंध में यह कथन क्या दर्शाता है? संवेग केवल शारीरिक परिवर्तन है। संवेग जन्मजात और पूरी तरह से स्थिर होता है। संवेग व्यक्ति की एक, ये ऑप्शन थोड़ा गलत है मेरे बच्चे, इसको सुधार कर लीजिए आप लोग, कि संवेग व्यक्ति की एक उत्तेजित, लिख लेना इसको, एक उत्तेजित आंतरिक और बाह्य स्थिति है। और बाह्य स्थिति है। इसको पहले लिख लेना, इसके बाद इसके विषय में समझना, ठीक ना। अगला कह रहा है कि संवेग का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं होता है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे परिभाषा, इस संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कहा किसने है, यानी परिभाषा किसकी है? तो यह वुडवर्थ साहब की है। खूब पूछा जाता है ये, और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान देना इस चीज को, कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ साहब की है। अब ऑप्शन ए के विषय में देखेंगे कि संवेग केवल शारीरिक परिवर्तन है। तो संवेग के दौरान शरीर में कई तरह के बाह्य और आंतरिक यानी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। बाह्य और आंतरिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, चेहरे के हाव भाव बदलना या कांपना। लेकिन संवेग केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। दिया है ना कि संवेग केवल शारीरिक परिवर्तन है, तो संवेग केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। संवेग में मानसिक, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी समान रूप से शामिल होते हैं। इसलिए इसे केवल शारीरिक परिवर्तन कहना यह जो है सही नहीं है, यानी गलत है आपका। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि संवेग जन्मजात और पूरी तरह से स्थिर होता है। तो यद्यपि कुछ मूल संवेग, अब कुछ मूल संवेग कौन कौन है? तो जैसे भय, क्रोध, प्रेम जन्मजात प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं, लेकिन संवेग पूरी तरह से स्थिर नहीं होते हैं, ठीक ना, स्थिर नहीं होते हैं। उम्र, अनुभव, सामाजिक वातावरण और परिपक्वता के साथ संवेगों को व्यक्त करने के तरीके और उनकी तीव्रता में लगातार बदलाव आता है। यानी जो जो संवेग होते हैं उनमें जो है बदलाव होते रहते हैं, ठीक ना। परिपक्वता के साथ, यानी जब आप बड़े होते जाएंगे या परिपक्व होते जाएंगे तो इन सब में जो है बदलाव होता चला जाएगा। इसे संवेगात्मक विकास या संवेगात्मक नियंत्रण भी कहा जाता है। किसको? कि संवेग जन्मजात और पूरी तरह से स्थिर होता है। यह भी ऑप्शन आपका गलत है। सी क्या कह रहा है कि संवेग व्यक्ति की, इसको तो आपको सुधारना था, तो संवेग व्यक्ति की एक उत्तेजित आंतरिक और बाह्य स्थिति है। इसको लिख लेना, ठीक ना, कि जब कोई व्यक्ति संवेग, यानी जब कोई व्यक्ति संवेग मतलब जैसे अत्यधिक भय, क्रोध या खुशी, अत्यधिक भय, क्रोध या खुशी
की स्थिति में होता है तो उसका पूरा अस्तित्व उद्वेलित या उत्तेजित हो जाता है। अब आपके सामने उद्वेलित या उत्तेजित शब्द आया तो उद्वेलित का मतलब होता है कि मन का मथ जाना या विचारों में गहरी हलचल होना। क्या होना? मन का मथ जाना या विचारों में गहरी हलचल होना। कहने का मतलब है कि उद्वेलित मन की गहरी और वैचारिक हलचल है। और उत्तेजित का मतलब क्या होता है? तो किसी आंतरिक या बाहरी कारण से जोश या आक्रोश में आना। कहने का मतलब है कि उत्तेजित तुरंत दिखने वाला शारीरिक या मानसिक आवेग है। क्या है? शारीरिक या मानसिक आवेग है। आंतरिक उत्तेजना क्या है? प्रश्न में दिया है ना ऑप्शन में कि संवेग व्यक्ति की एक उत्तेजित आंतरिक और बाह्य स्थिति है। तो आंतरिक उत्तेजना क्या है? तो इसके तहत शरीर के अंदर बदलाव होते हैं। कैसे बदलाव होते हैं? जैसे हृदय की गति का बढ़ना, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव आना और पाचन क्रिया का धीमा होना। यह कौन सी उत्तेजना है? आंतरिक उत्तेजना है। लिखते जाएंगे आप सब। और बाह्य उत्तेजना क्या है? बाह्य स्थिति या बाह्य उत्तेजना, तो इसके तहत बाहरी रूप से परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे चेहरे के भाव बदलना, आवाज में भारीपन, ये सब क्या है? बाह्य जो है उत्तेजना है। ठीक ना। अगला है कि संवेग का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं होता। तो संवेग और मानसिक मानसिक मतलब संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जब तक व्यक्ति किसी परिस्थिति को मानसिक रूप से समझता नहीं है तब तक संवेग उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि किसी चीज को खतरनाक समझना। क्या समझना? खतरनाक समझना एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, जिसके बाद ही भय का संवेग पैदा होता है। जब किसी चीज से आप डरते हैं, जैसे कोई चीज आप देखते हैं, तब आपके अंदर जो है डर पैदा होता है। इसके अलावा संवेगात्मक रूप से अस्थिर बच्चा मानसिक रूप से भी सही ढंग से ध्यान जो है केंद्रित नहीं कर पाता है। कहने का मतलब है कि बच्चे के दिमाग में यदि उलझन है तो वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। यानी संवेग का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं होता है। तो यह भी आपका पूरी तरह से गलत है। सही क्या है आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है कि संवेग व्यक्ति की एक उत्तेजित आंतरिक और बाह्य स्थिति है। इसको बना लीजिएगा क्योंकि यही आंसर आपका सही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी संवेगों का विकास एक साथ न होकर धीरे धीरे होता है। बाल्यावस्था में केवल नकारात्मक संवेगों का ही विकास होता है। अगला ऑप्शन है कि बाल्यावस्था में केवल नकारात्मक संवेगों का ही विकास होता है। ये ऑप्शन डब लिया गया है तो इसको यहीं पहले काट दीजिए। ठीक ना। अगला कह रहा है कि इस अवस्था में संवेगों का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे कि सभी संवेगों का विकास एक साथ न होकर धीरे धीरे होता है। तो मानव विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्या है? क्रमिक प्रक्रिया है। बाल्यावस्था में बच्चे नए अनुभव स्कूल के माहौल और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से अपने संवेगों पर नियंत्रण पाना और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना सीखते हैं। यह विकास समय के साथ धीरे धीरे जो है परिपक्व होता है। यानी सभी संवेगों का विकास एक साथ न होकर के धीरे धीरे होता है, जो कि आपका आंसर है। ठीक ना। अगला क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था में केवल नकारात्मक संवेगों का ही विकास होता है। तो बाल्यावस्था में सकारात्मक और नकारात्मक, इसमें केवल नकारात्मक दिया है, तो बाल्यावस्था में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के संवेगों का विकास होता है। ठीक ना।
इस अवस्था में जहाँ बच्चे को क्रोध या ईर्ष्या, यह क्या है, नकारात्मक है, महसूस हो सकती है। क्रोध या ईर्ष्या यह कौन सा संवेग है, तो यह नकारात्मक है। जैसे संवेग भी जो है तेजी से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक ना। बाकी यही ऑप्शन इसमें भी दिया है तो इसको भी गलत मान लीजिए। और अगला कह रहा है कि इस अवस्था में संवेगों का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। तो विकास जो है वह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली है, ठीक ना। और यह कभी रुकती नहीं है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास जो है रुकता नहीं है, बल्कि उसमें संवेगात्मक स्थिरता आने लगती है। क्या आने लगती है, संवेगात्मक स्थिरता आने लगती है, ठीक ना। और बच्चा जो है अपने संवेगों को छिपाना या समाज के अनुसार ढालना सीख जाता है। ये ऑप्शन डी कहता है। लेकिन इसमें से आपका आंसर है कि सभी संवेगों का विकास एक साथ न होकर के धीरे धीरे होता है। इसका एक ऑप्शन काट दीजिएगा मेरे बच्चे, ये गलती से जो है हो गया है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि बाल्यावस्था में किसी बालक की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो उसमें मुख्य रूप से किस संवेग के उत्पन्न होने की संभावना होती है। उल्लास, स्नेह, निराशा, प्रफुल्लता। तो आपको देखने में ऐसे भी लग गया कि उल्लास, स्नेह, प्रफुल्लता ये पॉजिटिव है, निराशा जो है एक निगेटिव वर्ड है आपका इसमें। तो सबसे पहले आप उल्लास के विषय में देखेंगे। उल्लास क्या है, तो उल्लास यह एक सकारात्मक संवेग है। कैसा संवेग है, सकारात्मक संवेग है। जब किसी बच्चे की इच्छा पूरी होती है या उसे कोई बड़ी सफलता मिलती है, क्या मिलती है, सफलता मिलती है, तब वह उल्लास या अत्यधिक खुशी का अनुभव करता है, जो कि क्या है, उल्लास है। स्नेह क्या है आपका, तो यह भी एक सकारात्मक और सामाजिक संवेग है। कैसा संवेग है, सामाजिक संवेग है। यह अपनों के प्रति प्रेम, जुड़ाव और सुरक्षा की भावना से जो है पैदा होता है। माता पिता या मित्रों के अच्छे व्यवहार से जो है स्नेह बढ़ता है, न कि इच्छाओं के दबने से। अगला क्या कह रहा है, निराशा। तो निराशा जब बाल्यावस्था में किसी बालक की इच्छाओं या आवश्यकताओं की बार बार अनदेखी होती है। क्या होती है, बार बार अनदेखी होती है या वे पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उसके मन में क्या होता है, कुंठा या मानसिक तनाव और निराशा की भावना जो है पैदा होती है। कैसी भावना, निराशा की भावना जो है पैदा होती है, जो कि आपका आंसर है। अगला क्या कह रहा है, प्रफुल्लता। तो यह मानसिक संतुष्टि और आनंद की स्थिति है। मानसिक संतुष्टि और आनंद की स्थिति है। एक खुशहाल और तनाव मुक्त वातावरण में रहने वाला बालक प्रफुल्लित रहता है। कैसे वातावरण में, तनाव मुक्त, जहाँ टेंशन ना हो, तनाव मुक्त वातावरण, ठीक ना। इच्छाओं की पूर्ति न होने पर प्रफुल्लता समाप्त हो जाती है, ठीक ना। तो इसका आंसर है कि निराशा। यदि बाल्यावस्था में किसी बालक की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो उसमें जो है मुख्य रूप से किस संवेग के उत्पन्न होने की संभावना होती है, तो निराशा होती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की विशेषताओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालक में स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगता है। भय और चिंता, कुंठा और व्यग्रता, स्नेह, प्रेम और प्रसन्नता, उपर्युक्त सभी। तो सबसे पहले आप ऑप्शन ए को देखेंगे कि भय और चिंता। भय और चिंता क्या है, तो भय जो है, भय बाल्यावस्था में बच्चे का भय काल्पनिक चीज जैसे भूत या अंधेरा से हटकर वास्तविक चीजों की ओर जो है मुड़ने लगता है। वे स्कूल में असफल होने, किससे भय उनको होने लगता है, स्कूल में असफल होने
परीक्षा या शिक्षकों, परीक्षा से डर उनको लगता है, और या मतलब शिक्षकों और माता पिता की डांट से डर लगने लगता है, माता पिता की डांट से उनको क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है। चिंता क्या है, तो इस आयु में बच्चों में सामाजिक और शैक्षिक चिंताएं जो हैं बढ़ जाती हैं। किसकी चिंताएं बढ़ जाती हैं, सामाजिक और शैक्षिक चिंताएं, शैक्षिक चिंताएं जो हैं बढ़ जाती हैं। वे अपने दोस्तों के बीच अपनी स्थिति, अपने गृह कार्य और अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित रहते हैं। किस किस चीज़ को, अपनी स्थिति, गृह कार्य को लेकर जो है टेंशन में रहते हैं, और अपनी परफॉर्मेंस यानी जैसे कोई जो है कार्यक्रम वगैरह होता है तो उसमें पार्टिसिपेट होते हैं, उसमें जो है उनको जो है चिंता होने लगती है। अगला क्या कह रहा है कि कुंठा और व्यग्रता। तो कुंठा क्या होता है, कुंठा जब बालक की इच्छाओं या लक्ष्यों में बाधा आती है, इच्छाओं या लक्ष्यों में बाधा आती है, जैसे खेल में हार जाना, खेल में हार जाना, या मनपसंद वस्तु न मिलना, तो वह कुंठा का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है, कुंठा का अनुभव करता है। बाल्यावस्था में यह संवेग बहुत स्पष्ट रूप से उनके व्यवहार या गुस्से में दिखाई देता है, ठीक ना। और ये व्यग्रता क्या है, तो किसी काम को पूरा करने की जल्दी या किसी अनहोनी के डर से बच्चों में बेचैनी और व्यग्रता साफ देखी जा सकती है। व्यग्रता जो है वो साफ दिखाई देती है, यानी किसी अनहोनी से उनको जो है क्या होने लगता है, डर होने लगता है, उससे जो उनको बेचैनी होती है, ठीक ना। और अगला क्या कह रहा है कि स्नेह, प्रेम और प्रसन्नता। तो स्नेह और प्रेम, स्नेह प्रेम क्या है, तो इस अवस्था में बच्चे का प्रेम केवल माता पिता तक सीमित नहीं रहता, केवल माता पिता तक ही सीमित नहीं रहता, वह अपने भाई बहनों, स्कूल के मित्रों और अध्यापकों के प्रति जो है गहरा स्नेह और लगाव जो है प्रदर्शित करने लगते हैं। स्नेह और प्रेम। प्रसन्नता क्या है, तो प्रसन्नता जो है वह दोस्तों के साथ जैसे खेलने, अपनी मनपसंद गतिविधियां करने या किसी प्रतियोगिता में जीतने पर बच्चे अत्यधिक प्रसन्नता और उत्साह जो है प्रकट करते हैं, यह है प्रसन्नता। तो इसका आंसर है तीनों मतलब उपर्युक्त सभी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार की असफलता मिलने पर बालक में किस भावना या संवेग का डर बना रहता है, द्वेष, भय, आनंद, सुख। तो द्वेष क्या है, तो द्वेष का अर्थ होता है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन या शत्रुता का भाव रखना। द्वेष का मतलब क्या हुआ, या द्वेष का अर्थ क्या हुआ कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन या शत्रुता का भाव रखना है। यह भावना किसी विशिष्ट परिस्थिति या व्यक्ति में, जैसे किसी अन्य बच्चे की सफलता देखकर आ सकती है। जैसे आप देखते हैं ना कि दो बच्चे जैसे क्लास में हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे जो बच्चे तेज होते हैं, जब वो मतलब आगे निकलने लगते हैं तो दूसरा बच्चा जो है उससे क्या करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है। वही चीज़ है कि किसी अन्य बच्चे की सफलता देखकर उसके अंदर क्या आ जाती है, द्वेष की भावना आ जाती है, ठीक ना। लेकिन असफलता का सीधा संवेग जो है यह डर या भय होता है, द्वेष नहीं होता है, ठीक ना। भय क्या है, तो बाल्यावस्था में जब बालक को बार बार या विभिन्न प्रकार की असफलताएं मिलती हैं, क्या मिलती हैं, असफलताएं मिलती हैं, तो उनके मन में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। उसे आगे भी असफल होने का या डांट पड़ने या दूसरों के सामने कम दिखने का डर जो है सताने लगता है। किस चीज़ से उसको डर लगने लगता है कि असफल होने से, आगे जो है उसको असफल होने से डर लगने लगता है कि हो सकता है कि हम अच्छा कार्य कर पाएँ कि ना कर पाएँ, या डांट पड़ने से माता पिता डांटेंगे कि शिक्षक डांटेंगे, उससे उसको डर लगने लगता है, या दूसरों के सामने कम दिखने का डर, यानी
दूसरों के सामने कम दिखने का डर मतलब जैसे कि दो बच्चे हैं, उसको ये लगेगा कि कहीं इससे जो है हम कम न दिखने लगें या इससे मेरा जो है कम वो होने लगे, उसका जो है उसको डर सताने लगता है। इसलिए असफलता से हमेशा भय या डर का जो है संवेग जुड़ा होता है, जो कि आपका आंसर है। अगला क्या कह रहा है कि आनंद। आनंद क्या होता है? आनंद एक सकारात्मक संवेग है। कैसा संवेग है? तो सकारात्मक संवेग है। और जो सफलता खेलकूद या मनपसंद काम करने से मिलता है। किससे किससे मिलता है? सफलता खेलकूद या मनपसंद काम करने से जो है मिलता है उसको। असफलता मिलने पर बालक को कभी भी आनंद का एहसास नहीं हो सकता। अगर बच्चा जो है असफल हो रहा है तो उसे आनंद थोड़ी नहीं मिलेगा, उसको कोई चीज़ अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा, ठीक ना। अगला क्या कह रहा है? सुख क्या है? तो सुख भी एक सकारात्मक और सुखद अनुभूति है, ठीक ना। कैसा? सकारात्मक और सुखद अनुभूति है। यह मानसिक और शारीरिक संतुष्टि से जुड़ी होती है। किससे किससे जुड़ी होती है? तो मानसिक और शारीरिक संतुष्टि से जुड़ी होती है। असफलता के कारण बालक का मन जो है वह अशांत और दुखी होता है। अशांत और दुखी होता है, ठीक ना, जिससे सुख का अनुभव होना असंभव होता है। प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार की असफलता मिलने पर बालक में किस भावना या संवेग का डर बना रहता है? तो उसे भय का डर बना रहता है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास तीव्र गति से होने का मुख्य कारण क्या है? बालक का केवल अपने परिवार तक सीमित रहना, बालक का बाह्य शक्तियों और बाहरी वातावरण से अधिक संपर्क होना, बालक में केवल समलिंगी भावना का अभाव होना, विद्यालय न जाना। तो ऑप्शन ये क्या कह रहा है कि बालक का केवल अपने परिवार तक सीमित रहना। तो यदि कोई बच्चा केवल अपने परिवार तक सीमित रहता है तो उसका सामाजिक दायरा जो है बहुत छोटा होता है। क्या होता है? सामाजिक दायरा बहुत छोटा होता है। यह स्थिति मुख्य रूप से शैशवावस्था में होती है। किस में होती है? शैशवावस्था में होती है। शैशवावस्था। बाल्यावस्था में केवल परिवार तक सीमित रहने से सामाजिक विकास जो है तीव्र होने के बजाय धीमा हो जाता है। अगर बाल्यावस्था में जो है बच्चे को घर में अगर बंद कर देंगे तो उसका जो है विकास जो है वह तीव्र होने के बजाय बल्कि क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा, ठीक ना। तो यह ऑप्शन आपका गलत है। अगला क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था का बाह्य शक्तियों और बाहरी वातावरण से अधिक संपर्क होना। तो बाल्यावस्था को टोली या समूह की आयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोली या समूह की आयु कहा जाता है। ध्यान देना, दिया तो है बाल्यावस्था का, लेकिन बाल्यावस्था में भी यह उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। अगर ऑप्शन में कभी पूछ लिया पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था करके तब आप फंस जाएंगे, तब ये उत्तर बाल्यावस्था का, इसको ध्यान देना। अगर बाल्यावस्था पूछा है तो आप साफ साफ निकल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दे दिया तब ये उत्तर बाल्यावस्था है, इसको ध्यान देना। इस उम्र में बच्चा जो है घर से बाहर निकलकर दोस्तों, पड़ोसियों और खेल के मैदान के संपर्क में आता है। यानी घर से बच्चा जब बाहर निकलता है तो वह किसके किसके संपर्क में आता है? दोस्तों के संपर्क में आता है, पड़ोसियों मतलब अगल बगल के संपर्क में आता है, खेल के मैदान में बच्चों से और उसका संपर्क होता है, ठीक ना। बाहरी वातावरण के इस अधिक संपर्क से वह सहयोग जो है, प्रतियोगिता और सामाजिक नियम सीखता है। क्या क्या सीखता है? प्रतियोगिता और सामाजिक नियम सीखता है कि क्या क्या नियम है, ठीक ना, जिससे उसका सामाजिक विकास जो है बहुत तीव्र गति से होता है। किस गति से होता है? तीव्र गति से होता है। अगला क्या कह रहा है कि बालक में केवल
ऑप्शन आपका यही है, आंसर आपका यही है बी वाला, ठीक ना। लेकिन अगला देख लीजिए कि बालक में केवल समलिंगी भावना का अभाव होना। तो बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि बच्चे अपने ही लिंग के साथियों, अपने लिंग के साथियों का मतलब कि लड़के लड़के के साथ, लड़के लड़के के साथ, और लड़कियां लड़कियां लड़कियों के साथ, लड़कियों के साथ समूह बनाना पसंद करते हैं बाल्यावस्था में। ध्यान देना इस चीज़ को, समलिंगी भावना जो होती है यह बाल्यावस्था की विशेषता है। इसमें लड़के जो है लड़के की तरफ रहते हैं और लड़कियां जो हैं लड़कियां की तरफ रहती हैं, यानी अपना समूह जो है लड़के लड़के की तरफ बनाते हैं और लड़कियां लड़कियां की तरफ बनाती हैं, ठीक ना। बालक में जो है समलिंगी भावना का मौजूद होना यह उसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बाल्यावस्था में पाया जाता है। अगला क्या कह रहा है कि विद्यालय न जाना। अब विद्यालय को सामाजिकरण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है। कैसा साधन माना गया है? सामाजिकरण का दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है। विद्यालय न जाने से बच्चा एक सामाजिक समूह, सामाजिक समूह, शिक्षकों और नए नियमों के अनुभव से जो है वंचित रह जाता है, यानी उसको जो है वह नहीं सीख सकता अगर विद्यालय नहीं जाएगा तो। ऑप्शन आपका आंसर मैंने आपको बता ही दिया, बी, कि बालक का बाह्य शक्तियों और बाहरी वातावरण से अधिक संपर्क होना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था के दौरान बच्चा नए वातावरण के साथ अनुकूलन करना कैसे सीखता है? केवल एकांत में रहकर, माता पिता के डर से, विद्यालय के बच्चों, अध्यापकों और मोहल्ले के लोगों के क्रियाकलापों तथा विचारों से प्रभावित होकर, बिना किसी से बात किए। तो केवल एकांत में रहकर, पहले इसको आप देखेंगे, केवल एकांत में रहकर, एकांत या अकेले रहने से बच्चा सामाजिक कौशल नहीं सीख सकता। क्या नहीं सीख सकता? सामाजिक कौशल, अगर एकांत में है तो। अनुकूलन के लिए बाहरी दुनिया और लोगों के साथ जुड़ना जरूरी होता है। अनुकूलन मतलब क्या होता है? अनुकूलन का मतलब होता है कि बच्चे के हिसाब से वहाँ का माहौल या वहाँ का वातावरण हो। किसके हिसाब से? बच्चे के हिसाब से, ठीक ना। अकेले रहने से बच्चे का विकास जो है वह रुक सकता है। क्या हो सकता है? रुक सकता है, और वह नए वातावरण से डरने लगता है, नए वातावरण से डरने लगता है। भाई जब वो एकांत में रहेगा, किसी से मिलेगा जुलेगा नहीं, तो नए वातावरण से यानी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे उसको डर पैदा होने लगेगी। अगला क्या कह रहा है कि माता पिता के डर से, तो डर या दबाव में रहकर बच्चा कुछ समय के लिए आज्ञा का पालन तो कर सकता है। क्या कर सकता है? कुछ समय के लिए आज्ञा का पालन कर सकता है, लेकिन वह आंतरिक रूप से, किस रूप से? आंतरिक रूप से परिस्थितियों को समझना या उनके साथ स्वाभाविक रूप से अनुकूलन करना नहीं सीख पाता, ठीक ना। डर जो होता है वो बच्चे के मानसिक विकास में बाधा डालता है। किसके विकास में? मानसिक विकास में। वह मानसिक रूप से समझ लो कि प्रताड़ित रहता है, ठीक ना, जो है उसे बाधा डालती है। अगला क्या कह रहा है कि विद्यालय के बच्चों, अध्यापकों और मोहल्लों के लोगों के क्रियाकलापों तथा विचारों से प्रभावित होकर। तो बाल्यावस्था में बच्चा अपने परिवार के दायरे से बाहर निकलता है, यानी परिवार से वह बाहर निकलता है, समाज में निकलता है। वह स्कूल और पड़ोस के संपर्क में आता है। कहाँ कहाँ जाता है वह? स्कूल और पड़ोस। पड़ोस मतलब अगल बगल, ठीक ना, मोहल्ला, जिसको आप लोग मोहल्ला बोलते हो, अपने आसपास के लोग। तो यहाँ वह अपने साथियों, किसके किसके साथ? साथियों, शिक्षकों और अन्य लोगों के व्यवहार, बातचीत और विचारों को देखता है। बच्चा जब घर से बाहर निकलेगा तभी तो ये सब देखेगा। इसे जो है सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से वह समाज के नियमों, तौर तरीके और नई परिस्थितियों में ढलना यानी अनुकूलन करना सीखता है। क्या क्या सीखता है? सामाजिक अंतःक्रिया, यानी समाज से जब वो बाहर जाता है तो उसके माध्यम से वह समाज के नियम, कि वहाँ के समाज का नियम क्या है, और तौर तरीका कि किस हिसाब से हमको रहना है, नई परिस्थितियों में ढलना,
कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्रियाकलाप है यहाँ का, ठीक ना। यानी उसके अनुकूल वो जो है वह सीखता है, उसी के अनुसार जो है वह रहना सीखता है, जो कि आपका आंसर है, ठीक ना। अगला कह रहा है कि बिना किसी से बात किए, तो भाषा और बातचीत सामाजिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। कौन कौन? भाषा और बातचीत। अरे भाई, जब भाषा यानी एक दूसरे की बात को आप समझेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे। यानी बिना किसी से बात किए बच्चा दूसरे के विचारों को नहीं समझ सकता और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकता है। यानी जब वो एक दूसरे से बातचीत करेगा तभी तो वह हर चीज़ वो समझेगा, ठीक ना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि सी, विद्यालय के बच्चों, अध्यापकों और मोहल्लों के लोगों के क्रियाकलापों तथा विचारों से प्रभावित होकर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे के भीतर नकारात्मक मन जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना और बहाने बनाना जैसी प्रवृत्तियों का आरंभ होने लगता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो सबसे पहले आप शैशवावस्था को देखेंगे। शैशवावस्था जो है यह इसकी अवधि जो होती है यानी एज, उम्र, तो जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष, ठीक ना। यह बालक के निर्माण का काल होता है। कैसा काल होता है? निर्माण का काल होता है, निर्माण का काल। इसमें बच्चा जो है वह पूरी तरह से माता पिता पर या परिवार पर निर्भर रहता है। जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए या कोई दूसरा हो गया, उस पर जो है बच्चा क्या होता है? निर्भर होता है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास जो है बहुत तीव्र गति से होता है। किसका किसका विकास? शारीरिक और मानसिक विकास जो है वह तीव्र गति से होता है। बालक में अनुकरण मतलब दूसरों को देखकर सीखना और दोहराने की प्रवृत्ति जो है पाई जाती है। किसमें? शैशवावस्था में। इसमें सामाजिकता या किसी भी प्रकार के नकारात्मक मन जैसे जानबूझकर झूठ बोलना का अभाव होता है। बच्चा छोटा है यानी जन्म से 5 या 6 वर्ष, ठीक ना। तो क्या होता है कि इसमें जो है उसमें ये चीज़ नहीं होती है। मतलब बच्चा जो होता है वह झूठ नहीं बोलता है। अगर एकदम छोटा बच्चा है तो वह झूठ नहीं बोलेगा। झूठ क्या, कोई जो है गलत कार्य नहीं करेगा, ठीक ना। क्योंकि बच्चा सही और गलत के नैतिक अर्थ को नहीं समझता है, छोटा बच्चा जो होता है। अगला क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था जो होता है यह 2 या 6 वर्ष से 2 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का होता है, ठीक ना। 2 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। इसे पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था में बांटा गया है। ध्यान देना इस चीज को कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में जो है बांटा गया है। अब प्रश्न आपसे पूछेगा कि 2 से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था को किसने माना है? प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे और कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करेंगे। प्रश्न को ध्यान से सुनना कि 2 से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था को किसने माना है? आंसर आप देंगे। अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैं अगले वीडियो में अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, ठीक ना। इसे जो है बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? टोली की आयु। कैसी आयु? टोली की आयु, ठीक ना। और खेल की आयु भी जो है कहा जाता है बाल्यावस्था को। इस अवस्था में बच्चा बाहरी सामाजिक दुनिया के संपर्क में आता है। बाल्यावस्था में बच्चा जो है वह सामाजिक संपर्क में आता है, यानी घर से जो है वह बाहर निकलने लगता है। क्योंकि वह 6 वर्ष से ऊपर हो गया है तो धीरे धीरे बच्चा जो है अब वह बाहर की तरफ निकलेगा। अब उसे जो है जैसे सजा से बचने, बाल्यावस्था में क्या होता है कि सजा से बचने, सजा मतलब दंड से, ठीक ना। दोस्तों में खुद को बड़ा दिखाने या अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बच्चे में झूठ बोलना, बहाने बनाना और चोरी करने जैसी प्रवृत्तियों का आरंभ इसी अवस्था में होता है। कहने का मतलब है कि बाल्यावस्था में जो है उसके अंदर क्या क्या होने लगता है? सजा से बचने यानी डर से बचने के लिए, दंड से,
दंड से बचने के लिए और दोस्तों में खुद को बड़ा दिखाने के लिए कि मैं सबसे सुपर हूँ, ठीक ना, या अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, कोई गलत कार्य किया है उसने और अपने माता पिता से छुपाने के लिए वो क्या करता है, झूठ बोलना शुरू करता है, बहाने बनाता है और चोरी करने जैसी प्रवृत्तियों का जो है आरंभ होने लगता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। आंसर आपका यही है, बाल्यावस्था। शैशवावस्था में तो ये सब कोई है ये नहीं है, तो इसका शैशवावस्था है ये नहीं है, आपका आंसर बाल्यावस्था है। अगला है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है ये 12 से 18 वर्ष की होती है, 12 से 18 वर्ष। इसे तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है, तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। इसमें पहचान का संकट और तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, पहचान का संकट और तीव्र संवेगात्मक जो है परिवर्तन होते हैं। यदि बाल्यावस्था की गलत आदतों को न सुधारा जाए तो वे इस अवस्था में गंभीर रूप ले लेती हैं। कहने का मतलब है मेरे बच्चे कि बाल्यावस्था में जो अभी अभी आपने पढ़ा, क्या क्या, चोरी करना हुआ, झूठ बोलना हुआ, बहाने बनाना हुआ, अगर ये सब चीज़ उसके अंदर से सुधार नहीं किया गया तो किशोरावस्था में वह जो है विकराल रूप ले लेंगी, ठीक ना, यानी गंभीर रूप ले लेंगी, फिर छुड़ाना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था ये 18 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, 18 वर्ष से ऊपर। यह पूर्ण परिपक्वता, यानी बच्चा जो है लगभग वयस्क हो जाता है, ठीक ना, परिपक्व हो जाता है और जिम्मेदारी और सामाजिक स्थायित्व जो है उसको देखना पड़ता है, मतलब जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ जाती हैं प्रौढ़ावस्था में, ठीक ना। आपका आंसर मैंने आपको बता दिया कि बाल्यावस्था है, यानी झूठ बोलना, चोरी करना, बहाने बनाना, ये सब प्रवृत्तियों का आरंभ बाल्यावस्था में हो जाता है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, समलिंगी भावना का विकास होना, मित्रों के चयन में माता पिता पर पूरी तरह निर्भर रहना, समाज से पूरी तरह अलग हो जाना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, यह विशेषता बाल्यावस्था की नहीं, किसकी नहीं? बाल्यावस्था की नहीं, नहीं ध्यान देना, बल्कि किशोरावस्था की है। किसकी है? किशोरावस्था की, किशोरावस्था की है ये। बाल्यावस्था के दौरान बच्चे आमतौर पर विपरीत लिंग के बच्चों के साथ घुलने मिलने में संकोच करते हैं। कहने का मतलब है कि मैंने अभी अभी बताया कि बाल्यावस्था के बच्चे जो होते हैं वह समलिंगी होते हैं। समलिंगी का मतलब कि लड़के लड़के की तरफ, लड़कियां लड़कियां की तरफ दोस्ती अपना जो करती हैं, वह लड़के जो है लड़के अपनी तरफ हो जाते हैं, लड़कियां जो हैं लड़कियां की तरफ हो जाती हैं। किसमें? बाल्यावस्था में। लेकिन किशोरावस्था में जो है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तनों के कारण जो है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण विकसित हो जाता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, जैसे लड़के जो है वह लड़कियां की तरफ आकर्षित हो जाती हैं और लड़कियां जो है वह लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं, ठीक ना। अगला क्या कह रहा है कि समलिंगी भावना का विकास होना। तो समलिंगी भावना का विकास होना सीधे सीधे बाल्यावस्था की है। तो बाल्यावस्था को मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो है टोली की आयु कहा गया है। किसकी आयु कहा गया है? टोली की आयु। इस आयु में बच्चों में अपने ही लिंग के साथियों के साथ रहने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। अपने लिंग के मतलब जैसे लड़के लड़के की तरफ, लड़कियां लड़कियां की तरफ जो है समूह यानी गैंग बनाकर खेलना और समय बिताना जो है पसंद करते हैं। यानी लड़के लड़के एक साथ खेलते हैं और लड़कियां लड़कियां एक साथ खेलती हैं, ठीक ना। इस समूह के प्रति उनमें गहरी वफादारी होती है, यानी एक दूसरे के प्रति जो है गहरा संबंध रखते हैं, वफादारी, जो उनके सामाजिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक ना। अगला क्या कह रहा है कि मित्रों के चयन में माता पिता पर पूरी तरह निर्भर रहना। तो यह विशेषता शैशवावस्था यानी जन्म से 5 या 6 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में
यानी बच्चा जब 5 से 6 वर्ष का रहता है। तो जहाँ बच्चा अपने परिवेश और संगति के लिए पूरी तरह से माता पिता पर आश्रित होता है। किसके ऊपर आश्रित होता है? माता पिता पर। बाल्यावस्था में आते ही बच्चा आत्मनिर्भर होने लगता है, यानी अपने ऊपर निर्भर होने लगता है। ठीक ना? बाल्यावस्था में आते ही बच्चा जो है क्या होने लगता है? आत्मनिर्भर होने लगता है। वह स्कूल और खेल के मैदान में अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के आधार पर अपने मित्रों का चयन स्वयं करता है। उसमें उसके जो है किसी की सहयोग की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा जो है स्वयं से अपना मित्र बनाता है और फिर खेलने जाता है। वो सब जो है अपने अनुसार करता है। ठीक ना? अगला है कि समाज से पूरी तरह अलग हो जाना। तो बाल्यावस्था समाजीकरण का स्वर्णकाल होता है। कौन सा काल होता है? स्वर्णकाल। स्वर्णकाल होता है। इस अवस्था में बच्चा जो है नए सामाजिक नियम, सहयोग और टीम भावना सीखता है। क्या क्या सीखता है? सामाजिक नियम, सहयोग और टीम भावना। टीम मतलब टीम बना के बहुत सारे बच्चे मिलके। समाज से पूरी तरह अलग हो जाना यह गलत है। ठीक ना? इसका आंसर है मेरे बच्चे कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो समलिंगी भावना का विकास होना, ऑप्शन बी। ठीक ना? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं में किस चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा पाई जाती है? प्रशंसा, धन और संपत्ति, एकांतवास, नकारात्मक व्यवहार। तो प्रशंसा क्या है? तो प्रशंसा का मतलब बड़ों, शिक्षकों या दोस्तों से शाबाशी, तारीफ और स्वीकृति मिलना प्रशंसा है ये। बाल्यावस्था में बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं। क्या होना सीखते हैं? सामाजिक होना सीखते हैं। वे चाहते हैं कि उनके अच्छे कार्यों के लिए या अच्छे कामों के लिए उनकी तारीफ करें, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए उनमें प्रशंसा पाने की जो है तीव्र इच्छा होती है। बच्चा ये सोचता है कि मैं क्या करूं कि लोग मेरी प्रशंसा करें। अक्सर देखते हैं ना, जो छोटे बच्चे रहते हैं स्कूल में सोचते हैं कि मतलब मैं अगर टीचर कुछ कह रहा है तो मैं उस चीज़ को करूं, उससे जो है मुझे प्रशंसा, यानी कोई टीचर होते हैं ना, देखो बच्चे की प्रशंसा करते हैं तो बच्चा खुश होता है, उन्हें प्रशंसा की जो है इच्छा होती है बच्चे को। ठीक ना? अगला क्या कह रहा है कि धन और संपत्ति। तो धन और संपत्ति का मतलब होता है कि रुपया पैसा, कीमती सामान या जायदाद इकट्ठा करना, धन संपत्ति का मतलब। बाल्यावस्था में बच्चों को पैसों या संपत्ति के वास्तविक मूल्य और सामाजिक महत्व की गहरी समझ नहीं होती है। बाल्यावस्था में बच्चों को यह सबसे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक ना? सामाजिक यह इच्छा जो है आमतौर पर वयस्कता यानी किशोरावस्था में होती है। इसकी लालसा जो होती है धन और संपत्ति की, यह किस में आती है? तो लगभग किशोरावस्था यानी वयस्क होने पे आती है। ठीक ना? अगला क्या कह रहा है कि एकांतवास। एकांतवास क्या है? तो एकांतवास का मतलब होता है कि अकेले रहना या लोगों से दूर रहना या समाज से दूरी बनाना, एकांतवास का मतलब। तो बाल्यावस्था के बच्चे जो होते हैं वो स्वभाव से बहुत खोजी और सामाजिक होते हैं। खोजी मतलब हर चीज़ की खोज करते हैं। ठीक ना? और सामाजिक होते हैं यानी घर से बाहर निकलते हैं समाज मतलब अपने आस पड़ोस, और क्या बहुत सामाजिक थोड़ी ना, जिसे जो आस पास के लोग रहते हैं उनसे जो है वो मिलना जुलना शुरू करते हैं। बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं, अकेले रहने या एकांतवास की इच्छा जो है इस अवस्था का सामान्य लक्षण नहीं है, यानी बाल्यावस्था का यह लक्षण नहीं है। बाकी नकारात्मक व्यवहार क्या है? तो इसका मतलब होता है कि गुस्सा करना। नकारात्मक व्यवहार क्या है आपका? गुस्सा करना या नियमों को तोड़ना, चिढ़ना या बुरा बर्ताव करना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? नकारात्मक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। हालांकि कुछ बच्चे जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी कभी ऐसा व्यवहार करते हैं,
जैसे आप घर में देखते होंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो ऐसा कार्य करते हैं कि कभी कभी जो है गुस्सा करते हैं, या जैसे आप कुछ कह रहे हैं तो उसको नहीं सुनते हैं, चिढ़ते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं छोटे बच्चे को, जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, ठीक ना। क्यों करते हैं ऐसा? वो क्योंकि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक ना। वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सब चीज़ को जो है करते हैं। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं में किस चीज़ को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है? तो प्रशंसा। किसकी तीव्र इच्छा होती है? प्रशंसा की होती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गैंग एज या समूह की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। सबसे पहले आप देखेंगे, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ प्रश्न को शुरू करने से पहले कि जैसे आपको यहाँ ऑप्शन दिया है प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अगर ऐसा ऑप्शन में है, अगर उसमें शैशवावस्था दिया है, तो इसमें शैशवावस्था की अवधि जो होती है वह जन्म से 2 वर्ष होती है। इसको आपको मानना पड़ेगा, जन्म से 2 वर्ष। जैसे गणित में आप सवाल लगाते समय यक्स मानते हैं ना, यक्स नहीं रहता है फिर भी आप मानते हैं कि हाँ मैंने यक्स को माना है, वैसे यहाँ भी आपको अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दिया है तो आपको मानना पड़ेगा शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष, ठीक ना। तब यहाँ आप जन्म से 5 या 6 वर्ष नहीं मान सकते, क्योंकि इसको जब आप बांटेंगे तब इसमें जो है प्रॉब्लम होने लगेगी, इसलिए यहाँ जो है जन्म से 2 वर्ष मानेंगे, इसको ध्यान देना है। अब आप चलेंगे सबसे पहले शैशवावस्था। तो शैशवावस्था अभी अभी आपने माना कि जन्म से 2 वर्ष, ठीक ना। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास जो है बहुत तीव्र गति से होता है। क्या क्या होता है? शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक विकास जो है वह तीव्र गति से होता है। शिशु जो है पूरी तरह से अपने माता पिता या दूसरों यानी देखभाल करने वाले पर जो है पूरी तरह से निर्भर रहता है। बच्चा अनुकरण या मूल प्रवृत्तियों और अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जो शैशवावस्था का बच्चा होता है यानी जन्म से 2 वर्ष का बच्चा जो होता है वह अनुकरण करके सीखता है। जैसे कोई चीज़ अगर कुछ बोलता है तो वो उसको सीखता है, कोई क्या कर रहा है धीरे धीरे उसको जो है वो उसकी नकल करता है। मूल प्रवृत्तियों जैसे मतलब अगर उसको भूख लगी तो भोजन का जो है इशारा करेगा, वो मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है, ठीक ना। इंद्रियों के माध्यम से जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, इस हिसाब से जो है वो अपने कार्य को करता है। अगला क्या कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, यह जो है 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष माना गया है। ध्यान देना इसको, अब 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष दोनों सही है। 2 से भी 6 वर्ष और 3 से भी 6 वर्ष, ये पूर्व बाल्यावस्था यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि है। अब आपसे मैं प्रश्न कर रही हूँ, प्रश्न क्या कर रही हूँ कि 2 से 6 वर्ष यानी पूर्व बाल्यावस्था को जो है किसने माना है, या 3 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था को किसने माना है। तो 2 से 6 वर्ष मैंने प्रश्न किया है, लेकिन चलो मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे कि 2 से 6 वर्ष जो है हरलाख ने माना है, हरलाख, और 3 से 6 वर्ष जो है इसको रॉस ने माना है, ठीक ना। अब इसे किसको, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था को, इसमें जो होता है कि इसे टॉय एज यानी खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉय एज या खिलौनों की आयु कहा जाता है, और पूर्व विद्यालय की आयु भी कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, पूर्व विद्यालय की आयु, इस शब्द को ध्यान देना। पूर्व विद्यालय की आयु का मतलब होता है कि 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि प्ले ग्रुप और नर्सरी की शुरुआत यानी 2.5 से 3 वर्ष तक होती है, ये पूर्व विद्यालय की आयु। इसमें जैसे LKG, UKG, नर्सरी या प्ले ग्रुप के बच्चे आते हैं पूर्व विद्यालय की आयु में। इसको ध्यान देना जो अभी अभी मैं बता रही हूँ, क्योंकि अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगी इसी से, तब आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए इसको ध्यान देना कि पूर्व विद्यालय की आयु, ध्यान देना पूर्व विद्यालय की आयु यानी 2.5 से 3 वर्ष। इसमें क्या क्या आएगा, जैसे प्ले ग्रुप हुआ, छोटे बच्चे जो खेलते हैं, खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं, या जैसे नर्सरी हुआ, ठीक ना, और LKG, UKG यहाँ तक पूर्व विद्यालय की आयु में आएगा, ठीक ना।
यह भाषा सीखने के लिए सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण काल माना जाता है। कौन सी? प्रारंभिक बाल्यावस्था। संवेदनशील का मतलब क्या होता है कि जैसे दूसरों की भावनाओं, दुख या दर्द को जल्दी महसूस करना और उस पर असर लेना, यानी जैसे किसी गरीब या दुखी व्यक्ति को देखकर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में आएगा। जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर ये सब चीज़ होता है, ठीक ना। इस अवस्था में बच्चा बहुत जिज्ञास होता है। जिज्ञास मतलब हर चीज़ जानने की इच्छा रखता है कि ये चीज़ कैसे हो रहा है, ये क्या है, तो जानने के जो है इच्छुक होते हैं। और दूसरी चीज़ कि उसमें जो है अहम केंद्रित व्यवहार पाया जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में अहम केंद्रित, जैसे जीन पियाजे का क्या हुआ? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें अहम केंद्रित व्यवहार पाया जाता है। अहम केंद्रित व्यवहार का मतलब होता है कि जो बच्चे को पसंद है बच्चा समझता है कि वही सबको पसंद है, ठीक ना। अगला ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था, इस आयु में बच्चे अपने हम उम्र साथियों के साथ समूह या टोलियां बनाना शुरू करते हैं। समूह या टोलियां बनाना शुरू करते हैं उत्तर बाल्यावस्था में, इसलिए इसे समूह की आयु कहा जाता है। किसकी आयु कहा जाता है? समूह की आयु। समूह की आयु कहते हैं। इसे जो है प्राथमिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। अब फिर इसको ध्यान देना, अभी मैंने वहाँ पूर्व जो है बताया था, पूर्व विद्यालय की आयु और प्राथमिक विद्यालय की आयु। अगर बाल्यावस्था दे रहा है तब तो दोनों ऑप्शन उसी का है, ठीक ना। लेकिन अगर दोनों को अलग कर दिया, अलग मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था अलग कर दिया, उत्तर बाल्यावस्था अलग कर दिया, तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो है वो प्रारंभिक में चला जाएगा और ये प्राथमिक विद्यालय की आयु जो है ये आपका उत्तर बाल्यावस्था में आ जाएगा। प्राथमिक विद्यालय की आयु का मतलब होता है कि 6 से 11 वर्ष, यानी जब बच्चा कक्षा 1 में पहुंच जाएगा तब उसकी जो है प्राथमिक विद्यालय की आयु जो है कहा जाता है, ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान देना। और इसे जो है किस नाम से जानते हैं? तो इसे स्फूर्ति की अवस्था और गंदी अवस्था भी कहा जाता है। स्फूर्ति की अवस्था और गंदी अवस्था। अगर बाल्यावस्था दिया है तब तो आप साफ साफ निकल गए, आराम से बाल्यावस्था लगा दिए। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, तब यह विशेषता जो है उत्तर बाल्यावस्था की हो जाएगी। ध्यान देना। और ये एक चीज़ ये भी ध्यान देना कि प्रश्न जब भी आपसे पूछेगा तो ये ऐसे ही पूछेगा प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, क्योंकि उसको जो है आपको फंसाना रहेगा, ठीक ना। यही ऑप्शन ज़्यादा उठा के देना, ध्यान देना इस चीज़ को। इसलिए ये सब चीज़ जो है यहीं से अलग करके समझ जाना कि कौन कौन चीज़ जो है वह प्रारंभिक बाल्यावस्था में आ रहा है और कौन कौन जो है उत्तर बाल्यावस्था में आ रहा है, ठीक ना। तो स्फूर्ति की अवस्था और गंदी अवस्था जो है किस में आता है? उत्तर बाल्यावस्था में आता है। इसमें मूर्त और तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है उत्तर बाल्यावस्था में। किस चीज़ की? तो मूर्त और तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है उत्तर बाल्यावस्था में। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन की शुरुआत किस में हो जाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो जीन पियाजे की है, इसको भी ध्यान देना। अगला कह रहा है डी, किशोरावस्था। तो 12 से 18 वर्ष आपका आंसर खैर यही है, उत्तर बाल्यावस्था। ध्यान देते रहिएगा इसका। किशोरावस्था क्या है? तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। इसको जो है स्टेनले हाल ने, ये खूब इनका परिभाषा पूछा गया, एक नहीं कई बार पूछा गया है यही स्टेनले हाल का, क्या कि यह अत्यधिक तनाव, तूफान, दबाव, विरोध और तूफान की अवस्था है। कुछ भी दे देगा। किसका है? स्टेनले हाल का है। इस उम्र में बच्चे जो है अपनी खुद की पहचान को लेकर चिंतित रहते हैं। खुद की पहचान, ठीक ना, को लेकर क्या रहते हैं? चिंतित रहते हैं। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन पूरी तरह विकसित हो जाता है। अमूर्त चिंतन जो होता है वह पूरी तरह विकसित हो जाता है। अमूर्त चिंतन मतलब वो होता है कि कोई वस्तु ऐसा है जो आपके सामने नहीं है, यानी किशोरावस्था के बच्चे के सामने नहीं है, फिर भी बच्चा जो है उसके विषय में सोच सकता है। इस अवस्था में और एक क्या होता है? वीर पूजा की भावना जो है जन्म लेती है। किसमें? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो है वह वीर पूजा की भावना जो है विकसित होती है। वीर पूजा
का मतलब क्या होता है? तो किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानकर उसके प्रति अत्यधिक सम्मान, श्रद्धा और आकर्षण रखना। अब उसमें कोई भी हो सकता है, जैसे किसको आप जो है अपना वीर पूजा, मतलब किसको जो है किस व्यक्ति को आदर्श मानते हैं, अपने माता पिता को आदर्श मानते हैं, कि शिक्षक को मानते हैं, कि अपने मित्र को मानते हैं, कि भाई बहन को मानते हैं, या किसी सेलिब्रिटी वगैरह हुए जैसे हीरो हीरोइन, किसको आप जिसको मानते हैं कि मेरा आदर्श है, मैं इन्हीं को देख करके नकल करूँगा, इन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करूँगा। ठीक ना, यही है वीर पूजा का मतलब। प्रश्न आपसे क्या कहा है कि गैंग एज या समूह की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो यह उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक ना, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दूसरों पर निर्भरता, सामूहिक भावना का विकास, अनुकरण द्वारा सीखना, काम प्रवृत्ति की भावना। सबसे पहले आप देखेंगे कि दूसरों पर निर्भरता, यह मुख्य रूप से शैशवावस्था, किसकी? शैशवावस्था, यानी 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष की विशेषता है दूसरों पर निर्भरता। इस अवस्था में शिशु अपने भोजन, सुरक्षा और अन्य दैनिक कार्यों के लिए पूरी तरह से माता पिता या दूसरों पर निर्भर रहता है। माता पिता या परिवार या दूसरों पर जो है वह निर्भर रहता है। ठीक ना, तो यह तो विशेषता किसकी हो गई? शैशवावस्था की हो गई, तो यह आपका आंसर नहीं है। अगला क्या कह रहा है कि सामूहिक भावना का विकास, तो यह बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष की सबसे प्रमुख जो है मनोवैज्ञानिक विशेषता है, 6 से 12 वर्ष। ठीक ना, बाल्यावस्था की। इस आयु को टोली की आयु भी कहा जाता है। किसकी आयु कहा जाता है? टोली की आयु। इस दौरान बच्चे अपने हम उम्र साथियों के साथ, हम उम्र मतलब जैसे एक ही एज रहेगा, लगभग 1-2 साल का अंतर, ठीक ना, समूह या गैंग बनाना पसंद करते हैं और उनमें सहयोग, किसका किसका? सहयोग, सामाजिकता और अपने समूह के प्रति वफादारी की भावना जो है वह तेजी से विकसित होती है। सामूहिक भावना का विकास यानी बाल्यावस्था में। अगला क्या कह रहा है कि अनुकरण द्वारा सीखना, ये बाल्यावस्था की विशेषता है, सामूहिक भावना का विकास। खैर यही आपका आंसर भी है। अगला क्या कह रहा है कि अनुकरण द्वारा सीखना, तो यह मुख्य रूप से किसकी विशेषता है? तो यह जो है शैशवावस्था की है, शैशवावस्था की। ठीक ना, और पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। बाल्यावस्था की पूर्ण रूपेण नहीं कह सकते, पूर्व बाल्या यानी शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। छोटे बच्चे अपने आसपास के वयस्कों यानी बड़े लोग, माता पिता या भाई बहनों की हरकतें, भाषा और व्यवहार को देखकर हूबहू उसकी नकल करके सीखते हैं। यानी घर के जो सदस्य रहते हैं या जिसको वह देखता है, जो जो वो लोग करते हैं वैसा देख करके जो है उसको नकल करता है। ठीक ना, विशेषता यह किसकी है? तो शैशवावस्था कहिए चाहे पूर्व बाल्यावस्था कहिए। अगला क्या है कि काम प्रवृत्ति की भावना। काम प्रवृत्ति की भावना ये फ्रायड के अनुसार जो है यह प्रवृत्ति शैशवावस्था में सक्रिय होती है। किस में होती है? शैशवावस्था में सक्रिय होती है। जैसे अंगूठा चूसना, शैशवावस्था में कैसे आप जानेंगे? अंगूठा चूसना, छोटे बच्चे को देखते होंगे कि लगातार अपने अंगूठे को चूसता रहता है। दूसरी चीज जैसे माँ का स्तनपान करना, जब माँ के दूध को पीता है तो उसे संतुष्टि मिलती है, उसको अच्छा लगता है। वही होता है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति उसकी जो है क्या होती है? सक्रिय होती है। और किशोरावस्था में तीव्रता से प्रकट होती है। कहने का मतलब है कि काम प्रवृत्ति जो होती है वह शैशवावस्था में सक्रिय होती है, फिर बाल्यावस्था में क्या होती है? वह सुप्त हो जाती है, शांत हो जाती है। ठीक ना, फिर जो है किशोरावस्था में वह पुनः जागृत हो जाती है। किशोरावस्था में जब जागृत होती है यानी बच्चा बड़ा होकर के जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो यही शारीरिक और यौन ऊर्जा हार्मोनल बदलावों के कारण बहुत अधिक तीव्रता से जो है दोबारा प्रकट हो जाता है। यानी किशोरावस्था में जो है उसके अंदर क्या हो जाता है? हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं। अब हार्मोनल बदलाव में क्या होता है? जैसे जननांगों का विकास होता है। ठीक ना, लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत होती है और लड़कों में दाढ़ी मूछ, लड़कों में क्या आती है? दाढ़ी मूछ आती है। और आवाज़ का भारी होना, यानी उनकी आवाज़ जो है देखो फटने लगती है। जैसे जब छोटे रहते हैं तो उनकी आवाज़ जो है बच्चों जैसी होती है, लेकिन जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं, जब उनकी आवाज़ भारी होती है यानी फटने लगती है, तो उनकी आवाज़ जो है चेंज हो जाती है। तो वही चीज़ है हार्मोनल बदलाव। ठीक ना, और इस उम्र में यह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और परिपक्व
यानी यौन भावनाओं के रूप में जो है सामने आती है। कहने का मतलब है कि किशोरावस्था में जो है लड़के जो है वह लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं और लड़कियां जो होती हैं वह लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं, जो कि विषम लिंगी का भाव है। वो प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो सामूहिक भावना का विकास। ठीक ना, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था के दौरान बच्चा किस अवस्था में होता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहले आप संवेदी प्रेरक अवस्था के बारे में जानेंगे। संवेदी प्रेरक अवस्था यह 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष माना जाता है। ठीक ना, इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रिय मतलब आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब 5 इंद्रियां होती हैं ना, तो वह और शारीरिक गतिविधियां जैसे पकड़ना या चूसना, जैसे कोई चीज़ पकड़ के या चूसना, अंगूठे को बराबर चूसता रहता है ना, तो उसके माध्यम से जो है वह दुनिया को समझता है। ठीक ना, वस्तु अस्थायित्व का गुण उसके अंदर आ जाता है। वस्तु अस्थायित्व का गुण जो है वह संवेदी गामक अवस्था में ही आ जाता है। अब यह प्रश्न आपसे पूछेगा कि वस्तु अस्थायित्व का विकास बच्चे की किस अवस्था में होता है? तो संवेदी गामक अवस्था में होता है। आंसर आपका क्या होगा कि संवेदी गामक कहिए चाहे संवेदी प्रेरक अवस्था कहिए। वस्तु अस्थायित्व का गुण क्या है ये? तो इस अवस्था के अंत तक बच्चे में यह समझ आ जाती है कि वस्तुएं सामने न होने पर भी अस्तित्व में रहती हैं। बच्चा यह समझने लगता है, जैसे बच्चा किसी खिलौने से जो है खेल रहा है और आप उस पर कोई कपड़ा फेंक दीजिए, फिर भी बच्चा यह समझेगा कि मेरा खिलौना कहीं गया नहीं है, बल्कि मेरा खिलौना यहीं है। ठीक ना, और वह उसे खोजने का प्रयास करता है। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण जो है वह यह किसकी विशेषता है? तो संवेदी गामक की विशेषता। इसको ध्यान देना, पूछेगा कि वस्तु अस्थायित्व का गुण जो है यह किसकी विशेषता है? तो संवेदी गामक अवस्था की या संवेदी प्रेरक अवस्था की है। अगला क्या कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वह 2 से 7 वर्ष होता है। कितने वर्ष तक का? 2 से 7 वर्ष। इसे प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। जीन पियाजे के अनुसार जो है पूर्व बाल्यावस्था कहिए चाहे प्रारंभिक बाल्यावस्था कहिए, तो यही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक ना, बच्चे में भाषा का विकास जो है वह तेजी से होता है और वह प्रतीकों यानी सिंबल का उपयोग करना सीखता है। किस में सीखता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब ये प्रतीक या सिंबल क्या है? आपके दिमाग में आया होगा कि ये प्रतीक या सिंबल क्या है। तो बच्चा यह समझने लगता है कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ की जगह ले सकती है। जैसे कि झाड़ू को पैरों के बीच रखकर उसे घोड़ा मानकर दौड़ाना। प्रतीक क्या हुआ? यानी झाड़ू है, झाड़ू जो है किसका प्रतीक है? घोड़ा। बच्चा जो है झाड़ू को जो है किसका प्रतीक मान लिया? घोड़े का मान लिया। तो वही चीज़ है। ठीक ना, अब यहाँ झाड़ू को जो है किसका प्रतीक माना? घोड़े का प्रतीक मान लिया। तो बच्चे के अंदर जो है एक और चीज़ आती है, अहम केंद्रितता। अहम केंद्रितता का गुण जो है यह किसकी विशेषता है? तो यह भी पूर्व संक्रियात्मक की है। ध्यान देना, पूछेगा आपसे अहम केंद्रितता का गुण जो है किसकी विशेषता है? तो पूर्व संक्रियात्मक की है। इसलिए मैं सब बता दे रही हूँ। अब ये अहम केंद्रितता क्या है? तो अहम केंद्रितता का मतलब होता है कि बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है और दूसरों के नज़रियों को समझने में असमर्थ होता है। अहम केंद्रितता का मतलब होता है कि बच्चे को जो पसंद है वही सोचता है कि दूसरे को भी पसंद है। जैसे बच्चा को कोई खिलौना पसंद है और जैसे उसके भाई का अगर जन्मदिन हुआ तो बच्चा वही खिलौना अपने भाई को देना चाहेगा, क्योंकि वह उसको पसंद है। वह सोचेगा कि यदि ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मेरे भाई को भी अच्छा लग रहा है। ठीक ना, तो यही है अहम केंद्रितता और यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ध्यान देना इस चीज़ को। एक चीज़ और इसमें ध्यान देंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता एक चीज़ और है, जीववाद। अब जीववाद क्या है? तो बच्चा निर्जीव वस्तुओं जैसे गुड़िया या खिलौने को जो है सजीव मानने लगता है। कैसे सजीव मानता है? कि जैसे गुड़िया या गुड्डा जो भी वह लिया है तो उसको ऐसा लिए रहेगा, उसको ऐसे दूध पिलाएगा या उसको ऐसे खिलाएगा पिलाएगा जैसे लगेगा कि उसके अंदर जान है। अगर वह गुड़िया नीचे गिर गई तो बच्चा सोचेगा कि इसको चोट लग गई है। ठीक ना, या उसको भूख लगी है। यही होता है जीववाद।
ठीक ना। कहने का मतलब है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना। ये तीनों चीज पूर्व संक्रियात्मक की है, ध्यान देना। क्या क्या? जैसे अहम केंद्रितता मैंने बताया, या जीववाद, ये सब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो है विशेषता है। अगला क्या कह रहा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष को क्या मानते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक ना। इसी को उत्तर बाल्यावस्था, जीन पियाजे ने क्या माना है? उत्तर बाल्यावस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को, यह भी ध्यान देना। और बच्चा जो है मूर्त वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है बच्चा कि जैसे कोई वस्तु उसके सामने रखा है तो वह उसी के विषय में सोचेगा, जैसे जो उसके सामने मौजूद है बस, ठीक ना। और इसमें एक चीज और होता है, मूर्त संक्रियात्मक में एक होता है संरक्षण। अब इसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा यह समझने लगता है कि आकार बदलने पर भी मात्रा समान रहती है। ये किसका है? संरक्षण का। इसे क्या कहते हैं? संरक्षण। संरक्षण जो है इसकी विशेषता, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। संरक्षण जो है ये मूर्त संक्रियात्मक की है। आपसे पूछेगा, शब्द को ध्यान देना, संरक्षण, मूर्त संक्रियात्मक। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा यह समझने लगता है कि आकार बदलने पर भी मात्रा जो है समान रहती है। अब समान कैसे रहती है? जैसे आप समझिए, एक उदाहरण से मैं समझा दे रही हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये गिलास है, तो ये चौड़ा है और ये थोड़ा पतला है। तो इसमें क्या होता है कि पानी आप दोनों गिलास में बराबर मात्रा में भर दिए हैं, ठीक ना। तो मूर्त संक्रियात्मक का बच्चा जो होता है वह समझने लगता है कि चाहे चौड़ा गिलास हो या पतला गिलास हो, कोई बात नहीं, दोनों का पानी तो समान है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है वह समझने लगता है। लेकिन अगर अभाव पूछेगा कि संरक्षण का अभाव, तब यह मेरे बच्चे अगर अभाव शब्द दे दिया तो ध्यान देना, तब ये पूर्व संक्रियात्मक की हो जाएगी, क्योंकि बच्चे को यह पता नहीं रहेगा। तब बच्चा ये समझेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है, ठीक ना। मेरे बात को ध्यान से समझना है यहाँ पे। और क्या होता है? एक गुण और होता है मूर्त संक्रियात्मक में, वह क्या होता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? तो वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटने की क्षमता आ जाती है उसके अंदर। वर्गीकरण, वर्गीकरण का गुण किसमें आता है? मूर्त संक्रियात्मक में। ये ध्यान देना पहले, वर्गीकरण शब्द, वर्गीकरण ये मूर्त संक्रियात्मक की है। ये भी ध्यान देना, क्योंकि ऐसे शब्द उठा के पूछेगा आप फंस जाएंगे, ठीक ना। तो ये मूर्त संक्रियात्मक। वर्गीकरण में क्या होता है कि जैसे यदि आप बच्चे को क्या दिए, जैसे गाय, कुत्ता, तोता और गौरैया, आपने चार दिया उनको। अब इसमें पक्षी भी है, पशु भी है, तो बच्चे के अंदर ये आ जाएगा वर्गीकरण में कि गाय और कुत्ता ये दोनों क्या हैं? पशु हैं। तो यह पशु वाले में डाल देगा। 2 पैराग्राफ वो बनाएगा ऐसे 2 ठो, ठीक ना। एक तरफ पशु लिखेगा, एक तरफ पक्षी लिखेगा। तो पशु वाले में उठा के गाय और कुत्ता को कर देगा और पक्षी वाले में तोता और गौरैया को कर देगा। वर्गीकरण मतलब उसके अंदर ये जो है आ जाता है वर्गीकरण का भाव, ठीक ना। वह बांटने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, ठीक ना। अगला क्या कह रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यह जो है 11 से 15 वर्ष, 11 से 15 वर्ष या वयस्क होने तक, ठीक ना। यह किशोरावस्था की है, चाहे वयस्क आप कहिए, चाहे किशोरावस्था की अवस्था कहिए, चाहे 11 से 15 वर्ष कहिए, सब जो है वही है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन का विकास होता है। किसका विकास होता है? अमूर्त चिंतन का, अमूर्त चिंतन का विकास होता है। यानी बच्चा उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है जो उसके सामने मौजूद नहीं है। अगर कोई वस्तु बच्चे के सामने नहीं है फिर भी बच्चा उसके विषय में सोच सकता है, ठीक ना। बच्चा समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमों और परिकल्पनाओं का उपयोग करना सीख जाता है। किसमें? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका आंसर क्या था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न में क्या पूछा था आपसे कि जीन पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था के दौरान बच्चा किस अवस्था में होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक, क्योंकि यह 7 से 11 वर्ष होता है, ठीक ना। और आपका वो बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष होता है, तो यह ज़्यादा करेक्ट है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित, खेल खेल में शिक्षा और रचनात्मक क्रियाओं पर आधारित, कठोर अनुशासन पर आधारित, व्यावसायिक शिक्षा पर केंद्रित। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित। इस पद्धति में बच्चों को सिर्फ किताबों और रटने वाली विद्या पर
निर्भर रखा जाता है। किस किस चीज़ पर रखा जाता है? तो किताबों और रटने वाली विद्या पर, यानी रटाया जाता है, ठीक ना, सैद्धांतिक जो ज्ञान होता है। बाल्यावस्था में बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा होता है, ठीक ना। केवल किताबी ज्ञान से उनका मन जो है पढ़ाई से हट सकता है और उनका सर्वांगीण विकास जो है वह रुक सकता है। क्योंकि ये केवल शब्द दे दिया तो वैसे भी गलत हो गया। अगर बच्चा केवल किताब और रटने पे रहेगा तो उसका जो है सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है, रुक जाएगा, ठीक ना। अगला है कि खेल खेल में शिक्षा और रचनात्मक क्रियाओं पर आधारित। तो इसे प्लेवे मेथड कहा जाता है, प्लेवे मेथड कहा जाता है। इसमें जैसे चित्रकला या मिट्टी के खिलौने बनाना हुआ, नाटक और खेलों के माध्यम से सिखाया जाता है। किसके किसके माध्यम से सिखाया जाता है? जैसे चित्रकला हुआ, चित्र छापना हुआ, या मिट्टी के खिलौने बनाने हुआ, क्ले वगैरह से मिट्टी बनाते हैं ना, जैसे जो क्ले होता है उससे आप तमाम खिलौने वगैरह बनाते हैं ना, मैम लोग कहते हैं कि ये बनाओ, तो वो चीज़ होता है। नाटक और खेलों के माध्यम से जो है सिखाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे तमाम कार्यक्रम वगैरह करते रहते हैं। और क्या होता है कि बाल्यावस्था में बच्चे स्वभाव से जो है खोजी और चंचल होते हैं, खोजी और चंचल मतलब हर चीज़ की जानने की इच्छा करते हैं, हर चीज़ वो खोजते रहते हैं, मतलब क्या चीज़ कैसे हो रहा है, ठीक ना। रचनात्मक कार्यों यानी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ से उनकी सोचने की क्षमता यानी सामाजिक गुण और शारीरिक क्षमता का सबसे अच्छा विकास होता है। किस किस चीज़ का? सामाजिक गुण और शारीरिक क्षमता का जो है सबसे अच्छा विकास होता है। इसलिए इस उम्र में यही शिक्षा का सबसे अच्छा स्वरूप माना जाता है। अब ये रचनात्मक कार्य आपके सामने आया होगा कि रचनात्मक कार्य क्या है। तो रचनात्मक कार्य का मतलब होता है कि किसी की नकल न करके खुद की सोच का इस्तेमाल करना। रचनात्मक कार्य का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी का नकल नहीं किया और अपने दिमाग से यानी खुद की सोच का जो है इस्तेमाल किया, ठीक ना। अगला क्या कह रहा है? यही आपका आंसर है। खैर, खेल खेल में शिक्षा और रचनात्मक क्रियाओं पर आधारित। अगला क्या कह रहा है कि कठोर अनुशासन पर आधारित। तो कठोर अनुशासन पर आधारित इसका मतलब होता है मेरे बच्चे कि बच्चों पर सख्त नियम लागू करना। कैसा नियम? सख्त, यानी कठोर नियम लागू करना। शारीरिक या मानसिक दंड देना और अपनी बात थोपना, ठीक ना। कठोर अनुशासन से बच्चों के मन में डर की भावना पैदा होती है। किसकी भावना पैदा होती है? डर की। और उससे क्या होता है कि उनका जो है आत्मविश्वास जो होता है ना वो कम हो जाता है और वे अपनी बात जो है खुलकर नहीं कह पाते। बच्चा जब डर जाएगा तो वह आपसे जो है अपनी बात को नहीं कहेगा, जिससे उसका जो है स्वाभाविक जो है उसका विकास जो है वह जो है रुक जाता है, ठीक ना। डर बस जो है वो अपनी बात को नहीं कह सकता। इसलिए बहुत जो है कठोर अनुशासन नहीं करना चाहिए। यह ऑप्शन आपका गलत है, ठीक ना। अगला क्या कह रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा पर केंद्रित। तो इसका मतलब होता है कि बच्चों को किसी नौकरी, धंधे या व्यापार के लिए तैयार करना। किस किस चीज़ के लिए? यानी नौकरी, धंधे या व्यापार के लिए। व्यावसायिक शिक्षा यानी किशोरावस्था या उच्च शिक्षा के स्तर पर दी जानी चाहिए, ठीक ना। छोटे बच्चों को नहीं। अब जैसे बाल्यावस्था के बच्चों को नहीं, जैसे किशोरावस्था में है या वयस्क है तो उसके लिए जो जरूरी है। इसलिए जो है इस उम्र में उन्हें सीधे यानी रोजगार से जोड़ना उनके बचपन और मानसिक स्तर के जो है क्या होता है? अनुकूल होता है, ठीक ना। किशोरावस्था के बच्चों के लिए, बाल्यावस्था के बच्चों के लिए नहीं, ठीक ना। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो खेल खेल में शिक्षा और रचनात्मक क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए, ठीक ना। तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में आप कमेंट करना। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा मैं उसको जो है पुनः समझा दूंगी, यानी उस प्रश्न को दोबारा ले लूँगी, ठीक ना। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक जो है लाइक ज़रूर करना। दोस्तों तक अगर आपको ये लग रहा हो कि मैटर अच्छा है तो दोस्तों तक अपने शेयर भी कर देना और एक कमेंट भी कर देना, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे बच्चे बाय बाय।